ठीक है जी। तो देखिए, मैंने आपको सिखाया था अकाउंटिंग की डेफिनेशन। और जैसे जो लोग नए आए हैं वो अगली क्लास में मेरे साथ थोड़ा बैठ जाएं क्लास के बाद, तो मैं जो पीछे का बैकलॉग है उनके साथ पूरा कर लूंगा। आज तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने आपके पेरेंट्स को नहीं बोला है। और हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन सीखी, हमने अकाउंटिंग का प्रोसेस सीखा, अकाउंटिंग के प्रोसेस में रिकॉर्डिंग कैसे होती है उसके बारे में बताया था अकाउंटिंग में। फिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करी थी। फिर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बाद अकाउंटिंग की क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करा था। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन थे, उनके बारे में भी हमने बात करना शुरू करा था। इसके बाद मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि अकाउंटिंग की ब्रांचेस कौन सी होती हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। ठीक है जी। क्या किसी के पास बुक अभी है पुरानी वाली? हाँ, नहीं, कोई भी एक बच्चा 2022 का एडिशन निकाल लीजिए, बिकॉज आई विल मूव एज पर दैट। और आने वाले जो 2 चैप्टर है ना बेटा, उसका मैं आपको, चल हो गया, उसके मैं आपको नोट्स दे दूंगा प्रिंट करके, ठीक है। और आपको जब नोट्स मिलेंगे तो एक फोल्डर खरीद लीजिएगा, प्लास्टिक का फोल्डर। आपको पूरे साल खूब सारे नोट्स मिलेंगे। एंड आई बिलीव इन गिविंग कलर प्रिंट आउट्स, मुझे ब्लैक एंड व्हाइट बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। आई गिव यू कलर प्रिंट आउट्स। उनको फोल्डर में रखेंगे और अपना नाम, क्योंकि कई बार बच्चों के यहाँ फोल्डर छूट जाते हैं और ये नहीं पता चलता किसका है, स्पेशली ट्वेल्थ वाले बहुत गड़बड़ करते हैं, तो आई होप यू विल नॉट डू दैट। उन नोट्स को संभाल के रखेंगे। वो जो CUET होती है ट्वेल्थ के बाद, जो आपका यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, उसमें भी काम आएंगे। और जब आप थोड़ा और हायर स्टडीज करेंगे तो उसमें भी काम आएंगे। ठीक है। तो ट्वेल्थ के बाद सब लोग पढ़ाई करेंगे ना? ऐसा तो नहीं है घर बसाएंगे अवीर? हाँ, नहीं बसाएगा घर, ये पढ़ाई करेगा। ठीक है, चलिए। आइए जरा, मैं बहुत तेजी से अकाउंटिंग प्रोसेस को रिवाइज कर रहा हूं, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू कंसेप्ट। एक को कहते हैं बुक कीपिंग और एक को कहते हैं हम अकाउंटिंग, उसका डिफरेंस बताएंगे। ठीक है, चलिए। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग किसे कहते हैं, देखिए। सबसे पहले हमने बोला था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया। मतलब हमारे बिजनेस में देर में बी 1000, 2000, 5000, 10,000 लैक्स ऑफ एक्टिविटीज, लैक्स ऑफ इवेंट्स, लैक्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स। उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। और उनको आइडेंटिफाई करके ये देखते हैं कि किसमें, जैसे 2000, 5000, 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, जिसको हम मनी में मेजर कर सके, उनको हम आइडेंटिफाई कर देते हैं। अब जैसे मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को बुखार आ गया और वो बीमार हो गया, कोरोना हो गया उसको, हॉस्पिटल में भर्ती रहा, तो क्या इसको मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा? नहीं रिकॉर्ड कर सकते ना। लेकिन मैनेजर के ना आने की वजह से हमें 2 करोड़ का नुकसान हो गया, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है। तो इन इवेंट्स को, उन ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। पहला काम आइडेंटिफाई कर दिया। फिर हम बोलते हैं उसको क्या, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग किया, देयर इज नो नीड टू राइट इट, ये आप देख लेंगे आराम से, बुक्स में दे रखा है। रिकॉर्ड कर लिया उसको, ठीक है। रिकॉर्डिंग जो हम करते थे, एक कैश बुक होती थी और 7 सब्सिडरी बुक्स होती थी, वो मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ उसके अभी। रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते थे, उसको बोलते थे हम लोग क्या, क्लासिफिकेशन। मतलब जितनी भी इवेंट ट्रांजेक्शन थी, सबको अलग अलग हेड के अंदर आप क्या करते थे, क्लासिफाई करते थे। और वो जो एक हेड होता था उससे बोलते थे हम लोग अकाउंट। अच्छा ये बताइए मुझे, आपके पेरेंट्स का बैंक में अकाउंट होगा ना? तो आपके फादर के बैंक अकाउंट में आपकी मम्मी की ट्रांजेक्शन चली जाएंगे क्या? नहीं जाएंगी ना। ये आपकी मम्मी के बैंक अकाउंट में आपके पापा के बैंक की ट्रांजेक्शन नहीं जाएंगी। तो बैंक क्या करता है, आपकी मम्मी का अलग अकाउंट बनाता है, आपके पापा का अलग अकाउंट बनाता है। बैंक्स के पास लैक्स ऑफ ट्रांजेक्शन दिन में होती हैं। तो वो क्या करता है, हर ट्रांजेक्शन को जो उस बंदे से रिलेटेड है उसके अकाउंट में डालता है। दैट इज क्लासिफिकेशन। बोलिए। हाँ, ज्वाइंट अकाउंट अगर हो गया, ये तो बढ़िया बात बोली। ज्वाइंट अकाउंट हो गया तो आपकी मम्मी ने जमा कराया या आपके पापा ने जमा कराया, दैट विल बी कंसिडर वन ट्रांजेक्शन, वो उसके अंदर चली जाएगी। एक मजेदार चीज बताता हूँ आपको मैं। एक बंदे, अच्छा सुनो, क्या कोई गूगल पे सर्च कर सकता है नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑफ पंजाब नेशनल बैंक? जरा देख के बताओ कितने हैं, देख के बताओ। कैन एनीबडी फाइंड आउट कितने कस्टमर होंगे भाई पर पंजाब नेशनल बैंक के? सोचो, दिख जाएगा भी, फैक्ट बताएंगे भी। कितने कितने?
180 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो करोड़ करोड़ मतलब समझ लो, मतलब मैं 1 करोड़ 80 लाख समझ लूं मैं, है ना ऐसे, या 18 करोड़, कितने, चलो हम 1 करोड़ 80 लाख ही लेके चलते हैं। दिस इज अ रियल इंसिडेंस। एक बंदे ने पता क्या करा, हैकर था वो, उसने पंजाब नेशनल बैंक के हर कस्टमर के अकाउंट से 2-2 रुपए निकाल लिए, हर अकाउंट से 2-2 रुपए निकाल लिया। मान लो 2 करोड़ कस्टमर हैं, तो कितना रुपए निकाल लिया, दो, हाँ, नहीं मैं 2 करोड़, 2 करोड़ कस्टमर है, तो 2 रुपए के हिसाब से कितना निकाल लिया, 4 करोड़ निकाल लिया, ठीक है। अब वो फ्रॉड पता चल गया। अब मान लो आप पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं, मैनेजर आपसे कहता है कि सर आपके अकाउंट से 2 रुपए निकल गया, प्लीज पुलिस में कंप्लेंट लिखवा लीजिए, आप क्या बोलोगे, अबे पागल है क्या कह रहा है, 2 रुपए के लिए मैं पुलिस में जाऊंगा क्या, विल यू गो टू पुलिस फॉर 2 रुपीज मिस अप्रोप्रिएशन इन योर अकाउंट, एंड लिटरली nobody was ready to file an FIR। अब कस्टमर के अकाउंट से 2 रुपया निकला, और मैनेजर तो एफआईआर नहीं भर सकता ना, पुलिस ने एफआईआर लिखी नहीं, मैनेजर कहता है जी हमारे तो बैंक से निकल गया, कह रहा किसके से निकला, एक तो लाओ सामने। अब आपको कोई मैनेजर कहता है हेलो सर आज पुलिस स्टेशन आना है क्योंकि आपके अकाउंट से 2 रुपए निकला है, तो भाई फालतू टाइम है क्या, तू ले ले मेरे से 2 रुपए, मेरे से ले ले। नो बडी केम इन फॉरवर्ड, और वो इतना बड़ा जो स्कैम था, बंदे ने ऐश कर ली। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अकाउंट, एक बंदे का अकाउंट जिसमें उससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम डालती हैं, क्लासिफिकेशन में हम यही करते हैं, हम क्या करते हैं, अलग अलग अकाउंट्स बना लेते हैं, वो होता है क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब जरा सोचिए, आपके फादर ने अपने अकाउंट में कभी 15,000 रुपए डाला, कभी 20,000 रुपए डाला, कभी 2 लाख डाला, कभी 5 लाख डाला, कभी 50,000 विड्रॉ कर लिया, ठीक है। और क्योंकि दिल्ली में एप्पल का शोरूम खुला, तो इशिता बोलती है पापा आई वॉन्ट एप्पल फोन। पापा ने कहा बेटा बहुत महंगा है, कोई बात नहीं, पापा आई विल नॉट ईट इवन अ सिंगल आइटम। हाँ, पापा ने कहा एप्पल एप्पल तो बिल्कुल ना खाऊं, इसने तो भूख हड़ताल कर दी। अब पापा क्या करेंगे भाई, टिम कुक के पास जाएंगे और एक एप्पल का फोन खरीद के देंगे, तो पापा के अकाउंट से पैसा कटा ना। तो इन वन अकाउंट यू विल डिपॉजिट मनी, यू विल विड्रॉ मनी, तो क्या होगा, बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती चली जाएंगी। तो ऐसे ही जब हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं अकाउंट्स को, और बिल्कुल साल के आखिर में देखते हैं किस अकाउंट में कितना बैलेंस बचा, उसको बोलते हैं समराइजिंग। क्या बोलते हैं उसको, समराइजिंग। तो ये सोच रहा होगा इतनी आसान डेफिनेशन के लिए मुझे क्यों फंसाया, क्या बोलते हैं उसको, समराइजिंग। ये जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, वो तुम्हारा वाला एग्जांपल देता तो तुम पे दुनिया फिर हंसती आज। देखो आराम से पीछे सीनियर्स, आराम से, भूख लगाई होगी ना तुम लोगों को, हाँ समझ गया मैं। समराइजेशन, तो बेटा समराइजेशन जो होता है वो 3 तरह से होता है, ठीक है। पहले वाले को बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर हम दूसरा अकाउंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे हमें प्रॉफिट पता चलता है, ये हमारा लॉस है वो पता चलता है, अकाउंटिंग का तो पर्पज ये है ना भाई, कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। और तीसरा जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बैलेंस शीट। इसमें जनरली हमारी एसेट्स जिसके हम मालिक होते हैं वो, और लायबिलिटीज हमारी पेमेंट ऑब्लिगेशन, किसको कितना पे करना है उसको हम लायबिलिटीज बोलते हैं, ये लिखते हैं, इसे हम समराइजेशन कहते हैं। सो क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, और क्या हो गया, समराइजेशन हो गया। उसके बाद क्या करते हैं भाई, अब हम क्या करते हैं, एनालिसिस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं ये। और जब एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन मतलब हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट है, हमारे पास बैलेंस शीट है, हम देख रहे हैं कि हमारी बैलेंस शीट में दिख रहा है कि लायबिलिटीज रोज बाय ₹4 करोड़, तो हम जानने की कोशिश करें 4 करोड़ कहां से बढ़ गए भाई। तो हमें पता चला कि हमने 2.5 करोड़ के व्हीकल खरीद लिए थे, 1.5 करोड़ की मशीनरी खरीदी थी, पैसा कुछ नहीं दिया था, लायबिलिटीज अराइज हो गई, हमें पता चलेगा। फिर हम ध्यान करेंगे कि भाई अगले साल इस पैसे की पेमेंट करें हम वापस। सो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन उस तरह से चलता है। और ये एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करने के बाद आप क्या करते हो,
कम्युनिकेट करते हैं। क्या करते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं उसको, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन होता है यूजर्स को, वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। कैन एनीबॉडी टेल मी इंटरनल यूजर कौन कौन थे? ओनर्स और मैनेजर्स थे। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन थे भाई? उसके बाद पूरी दुनिया जहान, पूरी दुनिया। और सबसे बेकार यूजर्स कौन थे? सबसे बेकार पब्लिक थी, है ना। राजेश खन्ना का गाना था, पब्लिक है सब जानती है। कुछ नहीं जानती पब्लिक, लेकिन फिर भी किताब में दे दिया पब्लिक है तो पब्लिक है, ठीक है। आप लोग बैठेंगे अलग से तो मैं आप लोगों को अलग से करवा दूंगा, ये तो मैं पिछला वाला रिकॉल करवा रहा हूँ सिर्फ। तो उसके बाद फिर से क्या होता है? फिर से नई कहानी शुरू। एंड दिस इज अकाउंटिंग प्रोसेस। अब जरा समझें कि इस पूरी कहानी में कहां आ जाती है बुक कीपिंग और कहां आ जाती है अकाउंटिंग। इसका मैं डिस्कशन आपके साथ लेके चल रहा हूं, ठीक है। जरा ध्यान से देखना। आ, क्या, मुझे बताइए, हाउस कीपिंग का क्या मतलब होता है? झाड़ू पोछा, बर्तन भांडे, हैं ऐसे कुछ। होटल में हाउस कीपिंग का क्या मतलब होता है? हाँ, वो व्यक्ति जो रूम के अंदर जाके आपके बेड बनाता है, टॉयलेट वगैरह क्लीन करते हैं, पोछा ओछा लगाते हैं। मतलब जैसे ही गेस्ट निकल जाते हैं, फिर एक हाउस कीपिंग की टीम अंदर जाती है, पूरे बेड चादर वादर कुशन कवर वगैरह सब बदल के, वॉशरूम वगैरह क्लीन करके, उसे हम हाउस कीपिंग बोलते हैं। तो बुक कीपिंग क्या होगी? सोचो। मतलब अपनी शेल्फ में, अपनी शेल्फ में बुक्स रखना। अबे नहीं यार, ये तो पढ़ा लिखा आदमी है ज्यादा। नहीं, किसको बोलेंगे भाई सोम बुक कीपिंग? मतलब अपनी किताबें उठाई, अलमारी में रख दी। मम्मा बोलती रहती नहीं, अपनी किताबें अलमारी में रखो 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 रखो। क्यों अश्वित, बुक कीपिंग वही हुआ, है ना। दैट इज द लिटरेरी मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। अकाउंटिंग में बुक कीपिंग कुछ अलग होती है। क्या अलग होती है, जरा जाने। अगर हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, उसको फाइनेंशियल टर्म में मेजर कर रहे हैं, और उसको क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या बोला हम लोगों ने यहाँ पर? identification of financial event and transactions, measuring those transactions, recording them in books of accounts, और उसका क्लासिफिकेशन करना, यहां तक का काम जो है उसको कहते हैं क्या? बुक कीपिंग। यहां तक का काम बुक कीपिंग है। अब मुझे बताइए, आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना और क्लासिफाई करना, इसमें क्या आपको बहुत स्पेशलाइज स्किल चाहिए? यू नीड टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट इन दैट। हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए? नहीं, यू नीड अ क्लर्क। एक क्लर्क का काम क्या होता है भाई? ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करा, क्लर्क देखे होंगे ना आपने। अच्छा चलो ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में जब आप जाते हैं तो बिलिंग काउंटर पे क्लर्क बैठा रखा होता है ना उन लोगों ने। वो क्या करता है? वेटर आके बोलता है सर इतना इतना इतना, वेटर ही लिख देता है। ये आपने जो भी खाया, मतलब चिकन करी खाई या पराठे खाए, कुछ भी खाए, 2,000 रुपए का बिल बन गया। फिर आप उसको पैसा दे देते हो कुछ, या तो अपना कार्ड पकड़ा देते हो, या क्या कर देते हो, कैश दे देते हो, और वो छुट्टा बना के आपको दे देता है। और काम क्या होता है क्लर्क का? कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सो समझिएगा, इवेंट को आइडेंटिफाई करना, एनी लेमैन कैन डू दैट। आराम से नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। रिकॉर्ड करना भी बड़ा आसान काम है उसका, और उसको क्लासिफाई करना। भाई, मल्होत्रा जी का पैसा मल्होत्रा जी के अकाउंट में, सक्सेना जी का सक्सेना जी के अकाउंट में, वर्मा जी का वर्मा जी के अकाउंट में, इसके लिए कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत है? नहीं है। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट एंड ट्रांजेक्शंस, मेजरिंग देम, रिकॉर्डिंग देम इन एप्रोप्रिएट बुक्स एंड क्लासिफाइंग देम, ये काम कहलाता है बुक कीपिंग का। इसे बुक कीपिंग कहते हैं। और इसके बाद का जितना भी काम है वो कहलाता है क्या? अकाउंटिंग। अब मैं अगर बोलूं क्लर्क को कि तू बैलेंस शीट फाइनल कर ले, नहीं होगा। बोले भैया एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन कर ले, कर लेगा वो? नहीं करेगा। आपके रेस्टोरेंट का क्लर्क किसी कॉर्पोरेट इवेंट को हैंडल कर लेगा? वो तो बिल बना लेगा ना, और बना के दे देगा आपको। कॉर्पोरेट इवेंट को हैंडल करने के लिए तो आपको मैनेजर चाहिए ना। तो सेम हियर। तो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेप ये कहलाता है बुक कीपिंग। और उसके बाद के जो भी स्टेप्स होते हैं, कम्युनिकेट करना, रिपोर्ट बनाना, और क्या करना, प्रेजेंटेशन देना ओनर को, ये काम तो मैनेजर ही करते ना। अपने क्लर्क से थोड़ी करवाओगे ये काम। अगर क्लर्क ये सब कर लेगा तो तुम बैठो भैया कैश काउंटर पे, मैनेजर वो बनेगा फिर, है ना।
देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कैपेबिलिटीज, है ना। तो क्लर्क को ज्यादा पैसे मिलते हैं, मैनेजर को ज्यादा मिलते हैं। जबकि काम ज्यादा कौन करता है? काम ज्यादा कौन करता है? क्लर्क करता है। 8-8 घंटा बैठ के क्या करता है? बिल ही बनाता है। देखा होगा आपने, 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती। मैकडी के कैश काउंटर पर खड़े रहते हैं ना बेचारे टोज पे। मैनेजर क्या कर रहा होता है? सुपरवाइज कर रहा होता है। लेकिन सैलरी किसको ज्यादा मिलती है? मैनेजर को। लेकिन एक जगह बताता हूं मैं, जहां मैनेजर से ज्यादा सैलरी लेबर कमाता है। हो सकता है ऐसा? हो सकता है। कैन एनीबडी टेल मी एनी एग्जांपल कि जहां मैनेजर से ज्यादा सैलरी कौन कमाता होगा? लेबर कमाता होगा। नहीं। लेकिन होता है। अब बोलो, मुझे बोल रहा तो होता ही होगा कुछ ना कुछ, क्योंकि मैं नए नए धमाके करता हूँ। आओ मैं बताता हूँ कहाँ होता है ऐसा। दिस इज नॉट रेलेवेंट टू योर सिलेबस, बट आई टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। ये बताइए, इनकम टैक्स कौन भरता होगा? गरीब आदमी। गरीब आदमी इनकम टैक्स भरता है। ये पीछे वाली क्या कह रही है? सब्जी वाला इनकम टैक्स भरता होगा। इनकम टैक्स कौन भरता है? भाई जिसकी सैलरी वैलरी ज्यादा होती है। हु पे टैक्स टू द गवर्नमेंट? सैलरीड पर्सन, जिसकी इनकम एक टैक्स के स्लैब से ज्यादा होगी, वो भरते हैं। तो सुनिए, आपने पढ़ा होगा साइंस 10th में, साइलोज जो होते हैं जिनमें अनाज इकट्ठा करके रखा जाता है ना, गोडाउन्स टाइप के। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा आपने। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करती है? सरप्लस ग्रेन्स को इकट्ठा करती है, साइलोज में स्टॉक करके रखती है, कोल्ड स्टोरेज में वगैरह में। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहती है, इंडिया के अंदर जो फेयर प्राइस राशन शॉप चलती हैं, सुना होगा फेयर प्राइस राशन शॉप, 10th में पढ़ा होगा एसएसटी में। नहीं? अभी अभी तो 10th की एग्जाम भी नहीं दी। हाँ, फेयर प्राइस शॉप सुनी होगी ना। तो फेयर प्राइस शॉप में जो गेहूं चावल चीनी जो होता है, सब्सिडाइज रेट पे मिलता है, वो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही देती है। अब राशन शॉप में जो राशन सप्लाई होगी, वो तो ट्रक में आता है ना। आता है ट्रक में। और ट्रक से सामान अनलोड कौन करता होगा? लेबर। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या कर रखे हैं? अपने परमानेंट लेबर रखे हुए हैं। ठीक है। अब यहां क्या होता है कि जब आप किसी एक लेबर को हायर करते हो, तो बेटा एक दिन का कितना पैसा देते होगे लेबर को, अंदाजे से? उसको बोलने दो। नहीं बेटा, 200 नहीं होता। एक लेबर को हम लोग 500, 550 तक देते हैं। और जो उसका मिस्त्री होता है, उसको 800 रुपीज या 850 रुपीज ऐसा करके देते हैं। ठीक है। हाँ, बिहार झारखंड में वहां 250, 300 ऐसा चलता है रेट। दिल्ली और नोएडा एनसीआर में रेट इतना चलता है। अब सुनो जरा, वो जो लेबर होता है ना, 100 kg का बैग ट्रक से उतार कर और रखता है। ठीक है। एक दिन में वो बहुत आराम से, और एक, अच्छा, एक ट्रक में कितनी बोरियां आती होंगी ऐसी? 500, 700, 1000 बोरियां आ जाती हैं। 500 बोरियां आ जाती हैं। और वो 3 या 4 लेबर होते हैं, सारी बोरियां अनलोड करते हैं, अपलोड करते हैं। एक बोरी अपलोड अनलोड करने का उसको 50 रुपया मिलता है। ठीक है। और एक दिन में एक जगह सप्लाई नहीं होती, 6, 7, 60 जगह सप्लाई होती है। ट्रक भरेगा जाएगा, ट्रक भरेगा जाएगा। तो अगर उसने एक दिन में 100 बोरियां अनलोड करी, तो कितना मिल गया? ठीक है जी, 5,000। और उसने अगर 20 दिन वो काम करा, तो कितना हो गया? 1 लाख। इतनी सैलरी उसके मैनेजर को नहीं मिलती है। तो यहाँ लेबर जो है, वो इनकम टैक्स भरता है और अपने मैनेजर से ज्यादा पैसा कमाता है। और सुनो, ये है इन एडिशन टू देयर फिक्स सैलरी। दे फिक्स सैलरी एज वेल। 25,000, 30,000 उनकी फिक्स सैलरी होती है। तो लेबर बनते हैं भाई। क्या पढ़ाई कर रही है फिर? सो इन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, these guys earn a huge amount of money. Even their salary package is more than their manager. तो ये एक्सेप्शन है। इसका मतलब हर जगह ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो जनरली क्या होता है? मैनेजर अर्न्स मोर देन द लेबर, बट हियर इन दिस केस लेबर अर्न्स मोर देन मैनेजर। और कई बार मैनेजर, अच्छा, अरे ये लेबर टाइप के होते हैं, वही बीड़ी पी रहे होते हैं। और मैनेजर, मैनेजर क्या करेगा? उससे ज्यादा कमा रहा है। लेबर ड्राइवर के साथ आ रहा होता है। मैनेजर बेचारा अपनी गाड़ी चलाता हुआ आ रहा होता है। अब जो बंदा 2 लाख, अच्छा, अब 100 बोरियां तो मैंने एक दिन में बता दी, कम बता दी। अब एक ट्रक में तो 4-5 कम बताई है मैंने। इनकम टैक्स भरते हैं भाई बहुत अच्छा खासा। और क्या होता है? लुंगी और बनियान में चलते हैं और बीड़ी सुलगा रहे होते हैं। एंड दे अर्न मच मोर देन देयर मैनेजर। तो कोई बात नहीं, हमें नहीं बना लेकिन लेबर। ठीक है, बन जा भाई।
ये लड़का बढ़िया है, इसने भैंसों का तबेला इसीलिए खोला था। अबे सिर्फ सैलरी थोड़ी होती है सब कुछ। अरे स्टेटस नहीं होगा कुछ? तुम क्या, अच्छा सुनो, अब सुनो सुनो सुनो, मजेदार बात सुनना। अबीर के रिश्ते की बात चली। सुनो 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 सुनो, अबीर के रिश्ते की बात चली, लड़का क्या करता है, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया में लेबर है। बोल, बन जा लेबर फिर। बातें ऐसी करता है यार ये, लेबर बनेंगे, पैसा ज्यादा कमाएंगे। मैट्रिमोनियल लिखेगा, गृह कार्य में सुशील निपुण लड़का, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया में लेबर है, 2 लाख महीना कमाता है और बीड़ी सुलगाता है, फेरे भी लुंगी में ले रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना भाई। ठीक है, दैट इज फाइन। चलो आगे चलते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट रिकॉर्ड, दिस इज व्हाट बुक कीपिंग। ठीक है बेटा, इसके आगे का जो काम होता है वो क्या कहलाता है हमारा? ठीक है, क्या कहलाता है इसके आगे का काम? अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, इससे आगे का अब मुझे बताइए, ये काम रूटीन है या नीचे वाला काम रूटीन है? ये रूटीन है, ये होता चला, ये तो बिल्कुल अलग होता है। कभी प्रॉफिट हुआ, कभी लॉस हुआ, कभी लोन ज्यादा हो गए, कभी एसेट्स कम, कभी लायबिलिटीज कम। सो दिस इज व्हाट रूटीन वर्क, दिस इज नॉट रूटीन। स्पेशलाइज्ड काम कौन सा है? ये वाला। स्पेशलाइज्ड काम ये वाला, रूटीन वर्क ये वाला। ठीक है, क्लर्क कौन किस काम को करेगा? इस वाले को। मैनेजर किस काम को करेगा? इस काम को। ठीक है, तो आपके फर्स्ट यूटी में एक क्वेश्चन जरूर से आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, वो जरूर से आएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए मैं आपके सामने अब लिख रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, वो आप नोट करके चलेंगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। चलिए, अब कबीर अपने ऊपर ना नए नए एडजेक्टिव जुड़वा रहा है। नहीं, अबीर, सॉरी, नॉट कबीर। ठीक है भाई, तो ऐसी सी बातें मत करा करना फिर। अच्छा। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखते हैं। सो हम लिख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अच्छा, मैं एक अच्छी चीज सिखाऊंगा आपको अभी मैं, जो कि बिजनेस स्टडीज में, इको में, अकाउंटेंसी में, सब जगह काम आएगी। ठीक है, ध्यान रखना जरा इसका। बेटा जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्स एंड वाई, कभी भी आएगा, सबसे पहला काम क्या करना है, उसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अगर हम बोले डिफरेंशिएट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, तो देखिए यहां लिखेंगे आप बेसिस ऑफ डिफरेंस, बेसिस ऑफ डिफरेंस, ऐसे। और लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे क्या? बुक कीपिंग। और यहां इस तरफ यहां लिखेंगे आप क्या? अकाउंटिंग, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, और इसके किनारे पे यहां पर आप सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं। डिफरेंस मस्ट ऑलवेज बी रिटन इन टेबुलर फॉर्म, इसका ध्यान रखेंगे सब लोग। कभी वो 10th में करते थे ना, ऊपर लिख दिया बुक कीपिंग, नीचे लिख दिया अकाउंटिंग, ऐसा नहीं करना, वो तरीका नहीं चलेगा। 11th 12th अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, 3 सब्जेक्ट में अगर कभी भी डिफरेंस आएगा तो कैसे लिखेंगे? वो टेबुलर फॉर्म में उस डिफरेंस को लिखेंगे, ये ध्यान रखना है सबको। ठीक है भाई, पीछे टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस हम लोग लेके चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताइए, स्कोप बुक कीपिंग का ज्यादा है या अकाउंटिंग का ज्यादा है? अकाउंटिंग का स्कोप ज्यादा है। अब बच्चे पता है कैसे लिखते हैं? जैसे देखो, मैं पहला डिफरेंस मैंने बोला यहाँ पर क्या? स्कोप। बच्चा क्या लिखता है? अभी अभी लिखना मत, ठीक है? वो लिखता है नैरो एंड वाइडर। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। अब 9th 10th में करते थे, अब नहीं करना ऐसा। नाउ यू हैव टू राइट कंप्लीट सेंटेंस, यू हैव टू राइट कंप्लीट सेंटेंस। कैसे? देखिए, इसमें लिखेंगे क्या हम लोग? इट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इवेंट्स, फाइनेंशियल इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस
comma measuring them and recording in books of accounts। इसका स्कोप ये है, ये आइडेंटिफाई करेगा किसको, फाइनेंशियल इवेंट एंड ट्रांजेक्शन्स को, और उसको मेजर करेगा और उसके बाद उसे रिकॉर्ड कर देगा किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दिस इज व्हाट बुक कीपिंग का स्कोप। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, यहां क्या होगा, इट इंक्लूड्स क्या, समराइजेशन, समराइजेशन होगा, और समराइजेशन ऑफ, समराइजेशन ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। ठीक है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस एंड communicating them to users। ये इसका स्कोप है। चलो मैं देख लूंगा, इस तरफ वाले में होगा शायद, हाँ ठीक। सो इट इंक्लूड समराइजेशन ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग देम टू यूजर्स। ये इसका स्कोप है, वो मत लिखना। हालांकि इसका स्कोप नैरो है, इसका स्कोप वाइडर है, लेकिन बच्चा लिखता है नैरो वाइडर, नहीं, पूरा सेंटेंस लिखना है, इसमें क्या आता है और उसके अंदर क्या आता है। दिस इज फर्स्ट डिफरेंस। चलिए जी, नंबर 2, स्टेज। पहले हम क्या करते हैं, बुक कीपिंग या अकाउंटिंग, क्या करते हैं बेटा, पहले बुक कीपिंग, पहले बुक कीपिंग करते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं क्या, इट इज द प्राइमरी स्टेज, इट इज द प्राइमरी स्टेज। ठीक है, इट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इसी के बेस पे तो बनेगी, तो इट इज द प्राइमरी स्टेज एंड इट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये इसकी स्टेज है। इस तरफ चलें जरा, इट इज अ सेकेंडरी स्टेज, ये सेकेंडरी स्टेज है। ठीक है, फुल स्टॉप। इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स, ये वहां शुरू होती है जहां बुक कीपिंग क्या होती है, खत्म होती है। जंजीर फिल्म में ना अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग था, पता है क्या बोलता है वो, हम जहां खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या है, इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स, ये है आपका क्या, स्टेज। आगे चलते हैं, नंबर 3, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टमेटिक बुक्स को मेंटेन करना। इसका ऑब्जेक्टिव है एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। ठीक है, लिख लेते हैं इसको, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही ना, आसान चीज है काफी, तो रटने की जरूरत तो नहीं है, आराम से ध्यान रहेगा। चलो, अब लिखवाऊंगा ना, अभी तो लिखवाया नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव है क्या, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल, फाइनेंशियल transactions and events, maintain systematic records of financial events and transactions। इसका ये बनता है। थोड़ा और आगे चलते हैं, its objective is to ascertain, इसका ऑब्जेक्टिव ascertain results of operations
एंड फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ, रुक जा, एंड टू पूरे लिखने दो मुझे पहले। एंड टू कम्युनिकेट इट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि आपका रिजल्ट, आपका प्रॉफिट या लॉस कितना वो पता लगाना। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू असरटेन रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन एंड टू कम्युनिकेट इट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। ये उसका ऑब्जेक्टिव। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बनाना है सिर्फ, काम खत्म। एनालिसिस करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, ये सब इनका काम है। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। नंबर 4। हाँ, अरे भाई, तुमने पूरे साल जो काम किया वो, उसे ऑपरेशन, ऑपरेशंस कहते हैं आपकी एक्टिविटीज को। आपने मैन्युफैक्चरिंग करी, आपने सेल किया, पैसे की रिकवरी करी, वो सब ऑपरेशंस कहलाते हैं। अरे भाई, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर क्या काम है उसका? ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को कंट्रोल करना। ऑपरेशंस का मतलब ये नहीं है कि भाई हर बंदे को बुलाया और उसकी सर्जरी कर डाली, वो नहीं। मेडिकल ऑपरेशंस की बात नहीं कर रहे हैं, एक्टिविटीज, डे टू डे एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक है, चलो। नंबर 4, नेचर ऑफ, हमारे पास क्या है? नेचर ऑफ जॉब। नेचर ऑफ जॉब, ठीक है। ये रूटीन है नेचर में। क्या है ये? रूटीन। इट इज रूटीन इन नेचर। एक क्लर्क को हर रोज सिर्फ रिकॉर्ड बनाना है और पैसे का हिसाब ही रखना है। कुछ भी चैलेंज नहीं है उसके पास। इट इज रूटीन इन नेचर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर। अब जरा समझते हैं इसको क्या है। एनालिटिकल तो और समझ समझ, बस बच गया। हाँ, ये रूटीन है बेटा नेचर में, ठीक है। दिस इज रूटीन इन नेचर। और ये वाला जो है एनालिटिकल है। और एनालिटिकल डायनेमिक क्या होता है वो मैं जरा आपको बताता हूं अभी। किसको बोलते हैं एनालिटिकल और डायनेमिक? एनालिसिस जहां होगा, जहां क्या होगा, एनालिसिस होगा, वहां एनालिसिस जहां होगा वो एनालिटिकल कहलाएगा। अब ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनाते समय एनालिसिस तो करना ही पड़ता है हमें। ठीक है। डायनेमिक किसे कहते हैं? ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा कि बंदे की पर्सनैलिटी बहुत डायनेमिक है। जैसे ऋतिक रोशन को ले लेते हैं हम लोग, है ना, डायनेमिक पर्सनैलिटी उसकी। वाई द पर्सनैलिटी सो डायनेमिक? क्या उसके शरीर में डायनामोज लगे हुए हैं जिनसे बिजली जनरेट होती है? क्यों डायनेमिक बोलते हैं उसको, बताइए। बट डांस अच्छा कर लेता है, एक्टिंग अच्छा कर लेता है, फिजिक अच्छी कर लेता है, उसकी अच्छी है। और एक और भी है, शाहिद खरगोश कपूर। नहीं है? शाहिद खरगोश कपूर, नहीं जानते उसको? टाइगर श्रॉफ तो जानते होंगे? नहीं? वो भी देखा ना, कभी दीवार में चढ़ के ऐसे गुलाटियां खा लेता है, कभी ऐसा करता है, कभी ऐसा करता है, फ्रंट करता रहता है अपने डोलों को, ऐसे ऐसे करके। देखिए, डायनेमिक का मतलब होता है विच कीप्स ऑन चेंजिंग। तो सोचो, अगर कंपनीज एक्ट में चेंज हुए तो अकाउंटिंग बदल जाएगी। उसको कौन संभालेगा? क्लर्क संभालेगा या मैनेजर संभालेगा? मैनेजर संभालते हैं। ठीक है। तो जो अकाउंटिंग होती है वो क्या होती है? एनालिटिकल तो है, एंड दैट चेंजेस एज पर चेंज इन लॉ एज वेल। इसलिए क्या बोलते हैं उसको? डायनेमिक इन। हाँ, क्या चीज? हाँ, कैसे बता जरा। तुम एक कंपनी में क्लर्क का काम करती हो और पड़ोसी भाई साहब उसी कंपनी में मैनेजर का काम करते हैं। ठीक है। कंपनीज एक्ट के अंदर चेंजेस आए तो क्लर्क उस चेंजेस को लेके आएगा या मैनेजर लेके आएगा उस चेंजेस को? कौन लेके आएगा बता? क्लर्क बोलेगा कि ये चेंजेस हो गए हैं और अपने आप कर देगा, तो मैनेजर से नौकरी से किससे पूछ के तूने चेंजेस करे भाई, बता जरा। हु हैज मोर पावर? मैनेजर। हुज डिसीजन इज टू बी इम्प्लीमेंटेड। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं तुम्हें कि मैनेजर कैसे किसी कंपनी को चला देता है और बर्बाद कर देता है। सुनना जरा ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग और क्लासिकल एग्जांपल है। किसकी पावर ज्यादा होती है और किसकी चलती है। एक जमाना था जब नोकिया के फोन बहुत चलते थे। नोकिया के फोन,
अच्छा सुनिए, नोकिया के फोन चलते थे, ठीक है। नोकिया को खरीदने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक बिड लगाई बहुत साल पहले, करीब करीब 48,000 करोड़ की। 48,000 करोड़ ऑफर करा, आजा तुझे खरीद लेते हैं। नोकिया कहता है ऐसे बेच जाएंगे हम लोग, ऐसे खरीद लोगे तुम हमें? मना कर दिया। अब माइक्रोसॉफ्ट ने क्या करा, अपने एक एम्प्लॉय को, मतलब सीईओ रैंक के बंदे को फायर कर दिया। इट्स अ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। और माइक्रोसॉफ्ट में अगर कोई सीईओ है तो एक्सपीरियंस वाला तो होगा। उस और इधर नोकिया में भी जगह खाली हुई थी सीईओ की, उसने अप्लाई कर दिया, उसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है जी। वो टाइम था जब सैमसंग बच्चा था, नन्ना मुन्ना सा बच्चा था, बटन वाले फोन चलाता था, ठीक है। और नोकिया जाइंट था, महंगे महंगे फोन, बहुत महंगे फोन। नोकिया इज अ ब्रांड। वो ब्लूबेरी ब्लैकबेरी से भी ज्यादा बड़ा ब्रांड था वो। अब टाइम आया टेक्नोलॉजी में चेंजेस का, अपग्रेडेशन का। सैमसंग ने एंड्रॉयड चुन लिया, नोकिया भाई साहब उसी पुराने पर है। क्यों? क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट से आया हुआ मैनेजर था, उसने अपने जूनियर्स ने बोला कि सर हम एंड्रॉयड की तरफ मूव करते हैं। कहते क्या एंड्रॉयड की तरफ मूव करना, और सोची समझी चाल थी, क्या एंड्रॉयड की तरफ मूव करना? अरे रहने दो, कुछ नहीं होता, ये कहाँ हमारे आगे ठहरेंगे। अब मैं सीईओ बोल रहा तो सबको सुननी पड़ेगी ना भाई। तो क्या हुआ, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, सैमसंग हो गया बड़ा, और नोकिया मार्केट से बाहर। अब 18,000 करोड़ में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को खरीद लिया। सी द पावर एंड स्टुपिडिटी ऑफ अ मैनेजर। किसकी चलती है? वर्कर बोल रहे थे, मिडिल लेवल के मैनेजर बोल रहे थे एंड्रॉइड एंड्रॉइड एंड्रॉइड। जस्ट शट अप, हु इज द सीईओ? आई एम द सीईओ। चालाकी थी। 48,000 में बिकने वाली कंपनी को कितने में खरीद लिया? अट्ठा कौड़ियों में खरीद लिया, 3 गुना सस्ते में खरीद लिया। अब नोकिया फिर से मार्केट में लाने की कोशिश करता है माइक्रोसॉफ्ट, लेकिन कहाँ चलता है, थोड़ा बहुत चलता है, माइक्रोसॉफ्ट का सपोर्ट है। सो डायनेमिक इस सेंस में हम बोलते हैं किसको? अकाउंटिंग को। मैनेजर, बताइए क्या डाउट है? याहू तो सरजय बिन वाली, वो याहू की कहानी अलग है थोड़ी सी, वो इस तरह से नहीं। हाँ, हाँ, वो तो कुछ क्या करते हैं कि अपने आप को शहंशाह समझते हैं, नहीं हम तो नहीं, हम तो नहीं। जब बढ़िया बिड मिल रही थी, अच्छा आपने देखा, आकाश इंस्टीट्यूट वाले को बायजूस ने खरीद लिया। बिड अच्छी दी थी, खरीद लिया। 20,000 करोड़ की थी डील वो, जबकि आकाश का वैल्यूएशन इतना नहीं है, खरीद लिया। और आकाश को स्टार्ट किया था एक बायोलॉजी के टीचर ने, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल का टीचर, रिटायरमेंट के बाद स्टार्ट किया उसने। और उस बंदे ने अपना नया स्टार्टअप खोल दिया अपना, एक न्यूमरोलॉजी का। देखा आप लोगों ने, आकाश के फाउंडर ने एक न्यूमरोलॉजी का एक अपना अलग से एक अलग स्टार्टअप खोल दिया। देखते हो अखबारों में बड़े बड़े पेज में, डॉक्टर वो न्यूमरोलॉजी वाला जो आता है, हाँ, वो आकाश के फाउंडर ही है वो। देखा है बड़े बड़े पेज में। अब 20,000 करोड़ बहुत अमाउंट होता है भाई, भर भर के छाप रहा है अखबारों में, लेके कर रहा है वो। एनीवे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेट्स कम टू द पॉइंट। अब जरा समझिए, तो ये पॉइंट हो गए भाई आपके पास आगे। अब मैं जरा इधर आ रहा हूं, यहाँ नंबर 5। अब हमारे पास पॉइंट आया क्या? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस। तो ये जो वाला हमारे पास क्या है? इट इज अ रूटीन वर्क। ये तो रूटीन वर्क ही होता है, सब जानते हैं, ठीक है। कैन बी परफॉर्म्ड बाय, कौन परफॉर्म कर सकता है इसको? कैन बी परफॉर्म्ड बाय नॉट सो ट्रेन्ड स्टाफ। भाई मजदूरी तो कोई भी कर लेगा, लेकिन दीवार बनाना, लिंटर डालना, प्लास्टर, वो तो स्पेशलाइज लोग ही कर पाएंगे ना। तो इसीलिए मजदूर को आप कम पैसे देते हो और उसको ज्यादा पैसे देते हो, ठीक है। इनका टाइम अभी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। कौन? नॉट सो ट्रेंड। ट्रेंड स्टाफ की जरूरत नहीं है। किसी भी 10वीं 12वीं पास वाले को बैठा दो, क्लर्क बना दो। तो कैश बॉक्स में बनने को क्या होता है? नोट कितने का वो पहचानना आना चाहिए, प्लस माइनस करना आना चाहिए, कैलकुलेटर उसके सामने रख देते हैं, आसान काम है। इसके लिए भाई, इसके लिए क्या चाहिए होता है हमें? क्या है ये? क्या है? इट इज अ स्पेशलाइज्ड, क्या है ये? इट इज अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ठीक है। और परफॉर्म्ड बाय कौन? परफॉर्म्ड बाय अ ट्रेन्ड
स्टाफ। तो अकाउंटिंग जो करते हैं ट्रेंड स्टाफ करता है, अनट्रेंड लोगों से अकाउंटिंग नहीं कराई जाती। बैलेंस शीट अनट्रेंड अगर लोगों से बनाई तो फिर आपको पेनल्टी लग जाएगी, आपको सरकार पेनलाइज करेगी कंपनीज एक्ट के हिसाब से। दिस इज फाइन। अगला पॉइंट 6, लेवल ऑफ स्किल्स। लेवल ऑफ स्किल्स ठीक है। तो डू यू नीड एनी स्पेशलाइज स्किल हियर? क्या है ये बताइए। इट इज इट इज मैकेनिकल इन नेचर, डज नॉट रिक्वायर क्या, स्पेशल स्किल्स। बिल्कुल स्पेशल स्किल नहीं चाहिए इसके लिए। और इट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स एंड ability to analyze and interpret। तो जब कभी आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आए 3 नंबर का, अच्छा सुनो बेटा, अगर ये भी लिखा हो कि डिफरेंशिएट बिटवीन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग या बुक कीपिंग अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप स्टेज एंड ऑब्जेक्टिव, तब भी आपको बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखने हैं, तब भी लिखने हैं। नहीं लिखोगे तो 3 नंबर के क्वेश्चन में आपके 2 नंबर मिलेंगे, 1 नंबर कट जाएगा। मान लो क्वेश्चन आता ना कि डिफरेंशिएट बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ स्किल्स, परफॉर्मेंस या ऑब्जेक्टिव, तो लेवल ऑफ स्किल, ऑब्जेक्टिव, ये सब लिखना है, लिखना है। आप बोलोगे ना ये तो क्वेश्चन पेपर में दे रखा है, क्यों लिखना, लिखना है फिर भी। डिफरेंस जहां भी आए अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज में, बेसिस ऑफ डिफरेंस के साथ आना है और टेबुलर फॉर्म में लिखना है। कोई भी डिफरेंस आप पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना। अगर मैंने टेस्ट में कोई डिफरेंस दिया, आपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा, आई विल क्रॉस इट, आई विल गिव यू 0 मार्क्स। बिल्कुल, ये तो मेरा हिसाब है, मैं स्कूल में भी ऐसे ही करता हूँ। हाँ, किसको देख के? हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, सो आपको पता चला बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस पता चल गया। कोई बर्डन तो नहीं पड़ा ना सीखते समय इसको? परेशान? अश्वित परेशान तो नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए अब एक और अजीब मजेदार चीज सीखते हैं। अकाउंटिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, है ना, क्या फायदे हैं इसके और क्या आते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं क्या क्या आते होंगे। ठीक है, क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, हम सिर्फ उनके हेडिंग्स को डिस्कशन में लेके चलेंगे। और चलो बताओ क्या बोल रहे तुम। हाँ बताइए। अच्छा रुक जाओ, क्या मैं इसे मिटा दूं? क्या सबने नोट कर लिया इसको? नाइस। हाँ बोलते जाओ, क्या बोल रहे हो। तुम बोलो एक एडवांटेज। बिल्कुल सही बात है, इट कैन यूज एज एन एविडेंस इन कोर्ट। अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक लाला जो छोटी सी दुकान चलाता है ब्रेड और बटर की, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप कोर्ट में बोलोगे मीलाड सबूत ले लो, करोगे क्या ऐसा? हाउ कैन इट बी एन एविडेंस इन कोर्ट, बताओ तो जरा। हाँ फिर, तो यानी कि लाला जी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो कोर्ट में एविडेंस नहीं बनेंगी। आपने कैश बुक भी बना ली, 7 सब्सिडरी बुक्स भी बना ली, फिर बोलोगे मीलॉर्ड एविडेंस, तो कोर्ट के पास इतना टाइम है जो कि 8 किताबों को खोल के देखेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर ऑडिटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, they are duly signed, stamped by chartered accountant, then it becomes evidence in court। मुंह उठाए चले गए, मी लॉर्ड ये लो एविडेंस, ऐसे नहीं होता। इट शुड बी सर्टिफाइड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तब जाके कोर्ट में एविडेंस बनती है, ऐसे थोड़ी बनता है। जो भी है, जो भी है, लेकिन जब तक वो चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको स्टेप 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 नहीं करेंगे तब तक वो वो कागज का टुकड़ा है। ठीक है, एरोप्लेन बना के उड़ा दीजिए या नाव बना के तैरा दीजिए, उसका और कोई रूल नहीं है उसका। यू कैन टेक दिस पेन, दिस इज बिगर वन। आगे चलेंगे, चलो जरा देखते हैं एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है,
नंबर 1 बोल रहे हैं क्या? नंबर 1, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। ठीक है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिखेंगे आप लोग, ठीक है, सिर्फ हेडिंग हेडिंग लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन आप आराम से उसको, ये एडवांटेजेस हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। मैनेजर का मूड खराब था, उसने अपने वर्कर के लपेट लगा दी, वर्कर्स ने हड़ताल कर दी, क्या हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो कौन सी इंफॉर्मेशन लिखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, वर्कर ने लठ उठाया, मैनेजर के घुमा के लगाया, मैनेजर के क्या हो गए? खून निकल आया, उसको ले गए हॉस्पिटल, सर्जरी करनी पड़ी, 1.5 लाख का खर्चा आया। यस, दैट इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इधर ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, असिस्टेंस इन मैनेजमेंट। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट में अकाउंटिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो और ज्यादा कैसे कमाएं, आप लॉसेस में हो तो क्यों हो, कैसे पता चलेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट से तो पता चलेगा, वरना कैसे पता चलेगा? मान लिया आपके फादर 5 लाख रुपए महीना कमाते हैं और महीने के आखिर में फिर जेब खाली, इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम से ज्यादा जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या करेंगी मम्मी? हिसाब लगाना शुरू करेंगी, कहाँ ज्यादा जा रहे हैं, कहाँ ज्यादा जा रहे हैं। फिर क्या करते हैं समझदार लोग? क्या करते हैं? क्रॉस क्रॉस, फालतू के खर्चों में क्रॉस, फालतू के खर्चों में क्रॉस, एंड देन यू विल मैनेज। दिस इज अ डोमेस्टिक वे ऑफ अकाउंटिंग। तो जब हम घर में इस तरह की अकाउंटिंग कर सकते हैं तो क्या स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता होगा? सो इट हेल्प्स इन मैनेजमेंट, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, इट हेल्प्स इन मैनेजिंग कॉस्ट, इट हेल्प्स इन जनरेटिंग प्रॉफिट। तो मैनेजमेंट में बहुत तरह से हेल्प मिलती है। और आगे चलते हैं, चलो एक मजेदार चीज पूछते हैं। ठीक है, मजेदार चीज पूछते हैं। किससे पूछे? हाँ, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अद्विका, मुझे ये बताओ, जब तुम 3 साल की थी तो 21 अप्रैल को तुमने सुबह नाश्ते में क्या खाया था? नहीं याद है? अच्छा जी, ठीक है। हाँ सर, आपका नाम बोलो। हर्षित। हर्षिल, ये बता मुझे, कल शाम को क्या खाया था? रात को मतलब। हाँ, दाल चावल खाए थे। परसों रात को क्या खाया था? पाव भाजी थी। और पिछले फ्राइडे को क्या खाया था? हमें नहीं पता, है ना, हमें नहीं पता। हम हिसाब थोड़ी लिख रहे हैं, ठीक है, लिखते हैं क्या हिसाब? ठीक है, आप बताइए सोहम, सो, सोहान, हाँ सोहान, मुझे बताइए कि आपने पिछले हफ्ते सैटरडे नाइट को क्या कपड़े पहने थे? शॉर्ट्स में। तुम दिन भर शॉर्ट्स में घूमते बोलो तो, है ना, आई एम अ कूल डूड, है ना, घूमते। अच्छा अच्छा, पिछले महीने की 15 तारीख को क्या पहना था? शॉर्ट्स। ठीक है, उससे पिछले महीने क्या पहना था? कुछ नहीं पहना था, बारिश आ रही थी, नहा रहा था। भाई, हम रिकॉर्ड थोड़ी रखते हैं, वो तो मजे मजे में, मैं पूछ रहा हूँ मजे मजे में वो जवाब दे रहा है ना। लेकिन ऐसा होता थोड़ा ही है। सो अगर हमारी अम्मा बचपन से लेकर अब तक हिसाब किताब बनाए तो पता है, अबीर का नहीं, अबीर ज्यादा हो जाएगा इसका तो। क्या नाम तुम्हारा? यश का क्या हिसाब किताब बनेगा? जब ये 2 दिन का था, 3 बार नेपी गीली करी थी इसने, 4 बार पोटी करी थी इसने, डॉक्टर के पास ले गए, ये ले गए, मम्मा इज रिकॉर्डिंग एवरीथिंग, हर घंटे का हिसाब लिख रही है। ठीक है, आज मैं पूछता हूँ, ये 15 साल का हो गया, हाँ भाई, जब तू 2 दिन का था कितनी बार नेपी बदली थी? वेट सर वेट, अम्मा रिकॉर्ड लाओ, फट 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 फट। सर जी 4 बार, लूज मोशन लगे हुए थे, है ना। यू कैन इजीली टेल, बता सकता है ना। तो ये लड़का ना फिर फंसने के काम करता है, देखो। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट to recall what we have eaten day before yesterday, what we have won it, या हमने किसके साथ क्या बात करी थी, फोन पे कितना टाइम बिताया था, इंस्टाग्राम पे किस किस का प्रोफाइल चेक कर रहा था, क्या कौन स्नैपचैट देख रहा। मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपने जब से फोन हाथ में आया तब से रोज लिखना शुरू करा, इतना लिख लेते तो टॉपर ही ना बन जाते सीबीएसई में। मुश्किल है भाई करना इतना। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉल फैक्ट्स।
लेकिन अगर आप किसी अकाउंटेंट से बोलो कि 21 अप्रैल को आपने कौन कौन से आइटम बेचे थे, तो क्या वो बता देगा? बता देगा ना भाई, बता देगा बेटा। कैसे? अकाउंटेंट कैसे बताएगा? उसके रिकॉर्ड में होगा। और अगर रिकॉर्ड नहीं कर रखा होगा तो भाई धोखाधड़ी कर रहा हो तो, है ना? सो अकाउंटिंग रिप्लेसेस मेमोरी। क्या एडवांटेज है इसका? अकाउंटिंग क्या करती है? रिप्लेसेस मेमोरी। तीसरा पॉइंट, रिप्लेसेस मेमोरी। आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आपके अकाउंटेंट भाई साहब क्या कर रहे होते हैं? सब लिख के रख रहे होते हैं। अकाउंटिंग क्या करती है? रिप्लेसेस मेमोरी। ठीक है। और आपके पास इस साल की अकाउंटिंग है, पिछले साल की भी है, 5 साल की है, 10 साल की है। कैन यू मेक कंपैरिजन? कंपैरिजन इजी और डिफिकल्ट देन? आसान है मुश्किल है? 5 साल के रिकॉर्ड को कंपेयर करना मुश्किल काम है क्या? अच्छा सुनो, आपने सिर्फ 1 साल रिकॉर्ड करा, 4 साल रिकॉर्ड नहीं करा, कंपैरिजन कर पाओगे? नहीं। आपने पिछले 5 साल रिकॉर्ड करा तो कंपैरिजन हो जाएगा। अच्छा भाई एक बात बताओ मुझे, तुम में से कोई ऐसा बच्चा जो सीधा 5वीं के बाद 10वीं में बैठ गया था? है कोई? तथागत बुद्धा का अवतार है कोई ऐसा? नहीं है ना? 6 पढ़ी होगी, 7 पढ़ी होगी, 8 पढ़ी होगी, 9 पढ़ी होगी, फिर 10 में आए होंगे। और इन 5 साल की रिपोर्ट कार्ड भी होगी घर में रखी, किसी कोने में, अंधेरे कोने में दुबकी पड़ी होगी। होगी ना? होगी। सो वी कैन कंपेयर फ्रॉम योर रिजल्ट कि तुम कैसे स्टूडेंट्स थे, इंक्रीज है, डिक्रीज है, कैसे है ना? वी कैन डू दैट। सो अकाउंटिंग में भी क्या होता है? फैसिलिटेट्स। नंबर 4 पॉइंट क्या है? फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी क्या हो जाती है? फैसिलिटेट होती है। दैट इज टू इजी। ठीक है जी। अच्छा जी सुनो, अश्मित के घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ गया। अश्मित मोटा आसामी है, याद है ना? मोटा आसामी बोला था मैंने, है ना? मालदार बंदा है ना? मालदार बंदा है। इसी का छापा पड़ गया। अब हाउ विल ही डिफेंड हिमसेल्फ फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज? अकाउंट अकाउंट दिखाएगा भाई साहब प्रॉफिट ही नहीं हुआ, छापा किस बात का, है ना? एंड ही विल शो डॉक्यूमेंट। अगर ये बोलेगा नहीं असि तो बड़े गरीब हैंगे जी, हमारे पास तो कुछ नहीं है जी, तो क्या मान लेंगे इनकम टैक्स वाले? नहीं। ही हैज टू शो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। भाई साहब रुक जाओ, ये मेरी बैलेंस शीट, ये मेरा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ABC चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टैम्प भी लगी हुई है, और मैंने रिटर्न भी भरा था। भाई छापा क्यों मार रहे हो जाएगा सेटल। लेकिन अगर बोलेगा जी साड़ी तो जेब खाली हैगी, हम तो जी बनियान खोल के दिखा देगा जी, कपड़े तक नहीं है जी, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। यू हैव टू शो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। तो अगला क्या होता है? सीनस नंबर 5, फैसिलिटेट फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, है ना? टैक्स लायबिलिटीज मतलब कितना टैक्स देना है लेना है। हाँ वो वाला लायबिलिटीज, क्या आपको देना बनता है लेना बनता है, उसका सेटलमेंट कैसे होगा? बुक्स ऑफ अकाउंट से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी बैंक से लोन लेना है सोहन, ठीक है, मैनेजर के पास जाके बोलो मैनेजर मुझे रख ले, लोन दे दे। मैनेजर दे देगा? नहीं देगा। लेकिन जब आप बताओगे मेरी एसेट्स इतनी, मेरे पास इतना सब पैसे, मेरे पास इतना बिल्डिंग है, उसके बेस पे आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाता है? ये नंबर नेक्स्ट पॉइंट है, फैसिलिटेट्स लोन्स। लोन मिलने में भी आपको आसानी होती है, क्योंकि बैंक वाले क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगते हैं ना। बेटा अगर आपको पर्सनल लोन लेना होगा तो आपके पेरेंट्स को बोलेंगे 6 महीने की पासबुक दिखाओ अपनी, और अब 3 साल का ITR दो। ऐसे होता है लोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फिर हमारे प्यारे अवीर ने बोला था एविडेंस इन कोर्ट। अकाउंटिंग तो जाएगी कोर्ट में एविडेंस, तो नंबर 7 क्या आएगा? एविडेंस इन कोर्ट। ये भी हो गया। ये तो अब समझाने की जरूरत नहीं है ना। व्हेन यू हैव स्ट्रक्चर्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो कोर्ट में आप एविडेंस के रूप में क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। दैट इज एविडेंस इन कोर्ट। नंबर 8, आपको अपना बिजनेस बेचना है। ठीक है, आपको अपना बिजनेस बेचना है। ठीक है,
मैं थोड़ा सा वियर्ड एग्जांपल लेता हूं तो प्लीज बुरा नहीं मानना। अब अश्मित अश्मित डीपीएस नोएडा के सामने अंडे की ठेली लगाता है, गरम अंडे ले लो, ऑमलेट खा लो। अभी बोलता है भाई मेरा बिजनेस है अंडे का, मैं उसे बेचना चाहता हूँ। ठीक है, अबीर कहता है खरीद लूंगा भाई। है? ऑर्डर आ गया अंडे का उसके पास। भाई कितनी ट्रे चाहिए बोलना। ठीक है सुनो, तो ये बोलेगा जी मैं तो 50,000 में बेचूंगा, मैं तो 1 लाख में बेचूंगा, मैं 2 लाख। ऐसे बिक जाएगा क्या? नहीं ना। ठीक है, बायजूस ने आकाश को खरीदा होगा तो 20,000 करोड़ किस बात के दिए होंगे? उसका वैल्यूएशन। हाँ, उसका रिवेन्यू, और रिवेन्यू कहाँ पता चला होगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस से पता चला होगा, बैलेंस शीट से उसकी पोजीशन पता चली होगी। तो अगर हम बिजनेस बेचना चाहें, कैसे बिकेगा, किससे पता चलेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट से। क्या बोलते हैं इसका? फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा क्या? फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। ऐसे होता है। क्या बोले बेटा? नहीं समझ में आया? तुम्हारे बिजनेस की औकात क्या है कैसे पता चलेगी बता? प्रॉफिट से, एसेट से। वो कहां लिखा रहता है? दिल पे लिखा रहता है। अबे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा रहता है, उससे पता चलेगा ना। नहीं, है ना? मैं बहुत अमीर हूं, दिल का राजा हूं, उससे थोड़ी। नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना पैसा दिख रहा है। सो दैट इज व्हाई इट हैपेंस। इसलिए लिखते हैं फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। थोड़ा और आगे चलते हैं। नंबर 9, ये थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट पॉइंट है, इसके बारे में कभी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। असिस्टेंस, असिस्टेंस इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का जब एग्जांपल लूंगा, हाँ, मतलब जब कोई व्यक्ति अपने कर्जे नहीं चुका पाता है तो उसे क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं दिवालिया। क्या बोलते हैं? दिवालिया। इसकी मैं कभी मेजर कहानी है मेरे पास, वो सुनाऊंगा कभी बाद में कभी। अच्छा ठीक है यार, नहीं वैसे अभी और मुर्गे आएंगे ना, उनको फंसाऊंगा। हाँ, ठीक है। नहीं, अब ये गया, अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल इसके ऊपर है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और एक और लास्ट हम लेके चल रहे हैं। अगर पार्टनरशिप अकाउंटिंग है ना, तो भाई किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना लॉस होगा, कितना सरप्लस, वो कैसे पता चलेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट से। तो नंबर 10 हमारे पास तो क्या आता है? हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में क्या होता है? ये हेल्पफुल होता है। पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इस तरह से देखा आप लोगों ने, हमने क्या सीखा? हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। ठीक है, पर पता चला पीछे से। तो हम लोगों ने बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का डिफरेंस समझा, और हमने सीखे क्या? पॉइंट्स ऑफ एडवांटेज। अब आपको क्या करना होगा, कभी एग्जाम में आता है, हेडिंग लिखेंगे, उसके नीचे से सिर्फ 2 या 3 लाइन में उसे एक्सप्लेन कर देंगे, तब तक आपकी किताबें आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, यू जस्ट हैव टू रिकॉल द हेडिंग्स, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और वो जो एग्जाम्पल दिया ना मैंने वियर्ड, वो मत डाल देना एग्जाम में, टीचर कॉपी फाड़ के हमें उड़ा देंगे तुम्हारी। करें क्या पढ़ के आए हो, इसलिए ऐसा नहीं। ठीक है, सो विल वाइंड अप द क्लास टुडे। आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, चलिए।